डिस्कस करेंगे ग्राम श्री कविता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। तो हमारी कविता के अंदर बेटा इसमें हम अभ्यास, प्रश्नोत्तरी, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू, तो आज हम ये कविता पूरी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो बेटा हरता जनमन यानी कि जन मन के यानी कि जो जन है, आदमियों के मन को वो कैसे हर रहा है, उसको ऐसा क्यों कहा गया है। तो कवि क्या कहता है, कवि को लगता है कि गांव का बेटा जो दृश्य है वो बहुत ही मनोहारी है, मन को हरने वाला है। वह इतना सुंदर है कि वह हर किसी के मन को मोहित कर देता है। इसीलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। क्यों? क्योंकि गांव में जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है, बिल्कुल शांत और सुंदर वातावरण होता है। तो इसीलिए कवि ने गांव के दृश्य को हरता जनमन कहा है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो बेटा बसंत ऋतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत होता है बेटा पन्ना रतन। ठीक है, तो क्यों कहा गया है? जैसे मरकत, जब हम पन्ने रतन में से बेटा कोई भी चीज़ देखते तो हमें आर पार का दृश्य नजर आता है। तो ऐसे ही देखिए कवि क्या कल्पना करता है, गांव में चारों ओर हरे हरे खेत नजर आ रहे हैं। उन खेतों में रंग बिरंगे फूल बेशकीमती जवाहरातों की तरह लग रहे हैं, जो हर किसी को दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कवि ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई यानी कि बेटा वे ऐसे लग रही हैं जैसे उनके ऊपर जो फलियां आती हैं, तो ऐसे लग रही हैं वो फलियां मानो उन्होंने क्या कर लिया है, सोने की किंकड़ियों को धारण कर लिया है। तो क्या कहता है, अरहर और सनई के खेत ऐसे लग रहे हैं जैसे खेतों के ऊपर सोने के मनके बिखरे हुए हों। ऐसा लग रहा है कि धरती ने अरहर और सनई की करधनी पहन रखी हो। नेक्स्ट कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पंक्ति है हमारी, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। जैसे बालू रेत होता है बेटा, जब उसके ऊपर हवा चलती है तो उसके ऊपर तिरछी रेखाएं बन जाती हैं, तो ऐसे लगता है मानो उनके ऊपर क्या है, कोई सांप गया हो। जैसे सांप चलता है तो वो भी तिरछा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, तो उसके निशान रुक जाते हैं। तो ऐसे ही कहता है बेटा, गंगा के जो रेतीले किनारों पर जो बालू रेत की लंबी लकीरें हैं, लंबी जो ढेर पड़ी हैं, तो उस ढेरों पर जब हवा चलती है तो ऐसी तिरछी रेखाएं बन जाती हैं, लकीरें बनी हुई हैं। तो वे ऐसे लकीरें प्रतीत हो रही हैं जैसे कई सांप इस रेत पर से गुजर गए हों। नेक्स्ट कहता है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। यानी कि क्या कहता है कि भी जाड़े की धूप बड़ी सुखदाई होती है, यानी कि सभी को अच्छी लगती है बेटा जो सर्दी में धूप निकलती है। क्यों? क्योंकि वो सुहावनी लगती है सभी को। फिर कहता है, वैसी धूप में बैठने पर अक्सर लोगों को आलस्य आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम सर्दी की धूप में बैठते हैं तो बेटा हमारे अंदर आलस्य भर जाता है, हमें नींद सी आने लग जाती है। तो ऐसा कवि ने कहा है। और पांव पसार कर सोने का मन करता है। कवि को लगता है हरे हरे खेत भी जाड़े की धूप में गर्मराहट पाकर अलसाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो बेटा हरे हरे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। हिल हरित के अंदर है वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। तिनकों के तन पर, यहाँ पर जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, तो मानवीकरण है। इस पंक्ति में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो बेटा वो गंगा के तट का जिक्र किया गया है। तो इससे पता चलता है कि भी ये जो उत्तर भारत है उसके मैदानी इलाके का क्षेत्र है। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगती है, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बेटा कैसे लगती है, यानी कि कविता का जो भाव है या इसके अंदर जो भाषा प्रयोग की गई है तो वो कैसी है कि भाई खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्द प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए गए हैं, सरल भाषा है।
तो बेटा जो श्रृंगार रस के जो कवि हैं वो हमारे सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया है, प्रकृति का अद्भुत मनोहर चित्रण यहाँ पर किया है। नेक्स्ट कहता है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। ये विद्यार्थियों ने श्रवण करना है, जिस वो इलाके में रहते हैं वहाँ का मौसम और उस मौसम के अनुसार जो प्रकृति है वो कैसी दिखाई देती है, उसके सौंदर्य का वर्णन आपने करना है या आप खुद करोगे। नेक्स्ट कहता है, कविता के आधार पर गंगा किनारे की चित्रात्मक छवि का अंकन कीजिए। चित्रात्मक छवि होती है बेटा, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं और फिर हम उसको याद करते हैं तो उसके चित्र हमारे मन के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि भी गंगा नदी की जो शोभा है, जब हम निकट से उसको देखते हैं तो उसकी जो छवियां हैं वो हमारे मन के अंदर बसी हुई हैं, और जब हम उनको याद करते हैं तो वो छवियां क्या होती हैं बेटा, हमारे मन में बननी शुरू हो जाती हैं। पेड़ पौधों और फसलों पर भी बाहर नहीं आ जाती, जबकि जीव जंतु भी अपने भीतर परिवर्तन को अनुभव करते हैं। यानी कि बेटा जो बसंत ऋतु होती है उसमें जो प्रकृति का कण कण होता है वो क्या हो जाता है, खिल उठता है। ठीक है, और पशु पक्षियों में भी क्या होता है बेटा, खुशी की लहर दौड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सर्दी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, मौसम सुहावना हो जाता है, ना तो ज़्यादा सर्दी होती बेटा ना गर्मी होती, तो मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। तो हर जो प्राणी होता है वो क्या हो जाता है बेटा, खुशी से भर उठता है, ताजगी का एहसास उसको होता है। तो उसके हर तटों पर क्या होता है बेटा, गंगा की धाराएं नहलाती हुई आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने से सांपों जैसे निशान रेत पर छूट जाते हैं। धूप में सूखी रेत तरह तरह के रंगों में चमकती है। जैसे आपने रेत के कणों पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है तो बेटा क्या होता है, वे चमकने लगते हैं, और चमकने लगते हैं तो वो 7 रंग उसके ऊपर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है ये। और उन किनारों के ऊपर क्या है, खरबूजे की खेती की जाती है, ककड़ी की जाती है, तरबूज की जाती है। तो तरह तरह की कल्पनाएं यहाँ पर कवि करता है। और कैसा महसूस होता है, बगुले क्या करते हैं, अपने पंजों रूपी कंघी से अपनी कलगियाँ संवारते हैं, सुरखा पानी पर तैरते हैं, और पुलिया पर मगरोठी सोई रहती है। ये भी एक पक्षी का ही नाम है। नेक्स्ट कहता है, नीला आकाश अद्भुत क्यों दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है बेटा, क्योंकि दूर दूर तक खेतों में हरियाली ही हरियाली नजर आती है, और उसकी जो मखमली शोभा है वो और वातावरण के अंदर 4 चांद लगा देती है। सुबह सूर्य की किरणें निकलने पर जो सारा वातावरण होता है, जब बेटा जो घास होती है वो गिल्ली होती है, और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो चांदी की तरह चमकती हैं। तो ऐसे लगता है मानो उन्होंने चांदी की उजली जाली को अपने ऊपर ढक लिया है। धूप निकलने पर फसलों का रंग और गहरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके कणों से अपने आप को धो लेती हैं। ठीक है, और नीला स्वच्छ आकाश उनके ऊपर झुका हुआ प्रतीत होता है। आकाश का हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ प्रतीत होना बड़ा ही अद्भुत लगता है। नेक्स्ट कहता है, खेतों में कौन कौन से रंग किस किस फसल में दिखाई देते हैं। तो बेटा खेतों में नीले, पीले, सुनहरे रंग अलग से अपनी सुंदरता दिखाते हैं। गेहूँ है, जौ है, अरहर है और सनई है, उनके ऊपर तक क्या हो जाता है बेटा, सुनहरे रंग की बालियाँ आ जाती हैं। सरसों में पीली पीली खेतों में पीली पीली सरसों अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर देती है। ठीक है, और जो अलसी के पौधे हैं उनके ऊपर नीले रंग की कलियां आ जाती हैं। तो इस तरह जो प्रकृति का सारा वातावरण है बताओ वो क्या हो जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति में आए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो बेटा बसंत ऋतु जैसे हमारा आजकल का मौसम है वो बसंत ऋतु ही हमारी चली हुई है। तो क्या हो जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पुराने पत्तों को सर्दी के कारण त्याग देते हैं और उनके ऊपर नई कोपलें आ जाती हैं। तो क्या हो जाता है कि भी जो आम के पेड़ होते हैं उन पर बोराना मंजरी आनी शुरू हो जाती हैं, कोयल की आवाज़ आपको सुनाई देती है। और जो जामुन के पेड़ होते हैं वो अध खिले हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर भी क्या हो जाता है बेटा कि भाई नए पत्ते आ जाते हैं जो, और वातावरण में सब्जी की बहार आ जाती है।
झरभेरी झूमने लगती है, यानी कि जो बड़बेरियाँ हैं वो भी कोर से लद जाती हैं। तो सारी प्रकृति तरह तरह से क्या करती है बेटा, अनेक पौधों के कारण महकने और चहकने लगती है। और प्रकृति का जो ये सुहावना मौसम है वो बेटा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट कहता है बसंत ऋतु में फलों और सब्जियों पर बहार कैसी कैसी है। तो बेटा कैसी है प्रकृति पर, जैसे आड़ू है, नींबू है, अनार है, वो क्या हो जाता है बेटा, फलों से लद जाते हैं। अमरूद पक जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। बेर सुनहरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। खेतों में हरी पालक है जो वो लहलहाने लगती है। धनिये की सुगंध वातावरण में फैल जाती है, ठीक है। और जो मखमली टमाटर हैं वो भी टमाटरों से लद जाते हैं। जो हरी मिर्च के पौधे हैं वो भी हरी भरी थैली के समान दिखाई देते हैं। बसंत ऋतु में जो बेटा फल और सब्जियों के जो पौधे हैं वो क्या होते हैं कि भी देखने योग्य होते हैं। नेक्स्ट कहता है गंगा किनारे का कवि द्वारा अंकित चित्र अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा गंगा का जो किनारा है वो कवि ने तरह तरह की कल्पनाएं करी हैं। एक तो रेत के ऊपर ऐसे लगता है मानो बहुत सारे सांप उनके ऊपर से गुजर कर गए हो। और जो बगुले हैं वो गंगा की सुंदरता को देखकर अपने पंजों रूपी उंगलियों से अपनी कलगी संवारते हैं। चक्रवाक पक्षी जल में क्रीड़ा करते हैं, ठीक है। और किनारे पर मगरोठी सोई रहती है। नेक्स्ट कहता है कवि के अनुसार बसंत आगमन पर हरियाली कैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, जो सर्दी की ठिठुरन के कारण क्या हो जाता है बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपने पुराने पत्तों को त्याग देते हैं। और वातावरण में जो सर्दी की ठिठुरन थी वो अब कम होनी शुरू हो जाती है। तेज धूप बढ़नी शुरू हो जाती है। वातावरण में गर्मी का एहसास होता है। ठंडे पानी पीने का मन करता है, ठीक है। तो हरियाली भी क्या करती रहती है, ऐसी धूप को पाकर अलसाती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट हम करते हैं एमसीक्यू। ग्राम श्री किसके द्वारा लिखी गई है। सुमित्रा नंदन पंत, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी होती है बेटा, मखमली, यानी कि जैसे मखमल का होता है कपड़ा तो बेटा वो काफ़ी मुलायम होता है। तो ऐसे ही जो हरियाली होती है वो हमारी बड़ी ही मुलायम सॉफ्ट प्रतीत होती है। नेक्स्ट कहता है सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं। तो बेटा वो चांदी की उजली जाली के समान। अरहर और सुनई की बालियां किस रंग की हैं, सुनहरे रंग की। नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं, अलसी की। कवि ने कविता को किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है, बसंत ऋतु के। बसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पीपल के। आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का होता है, सोना चांदी, यानी कि बेटा वो सफ़ेद सा चांदी की तरह भी होता है और सोने की तरह भी गोल्डन कलर का भी होता है। नेक्स्ट कहता है पीले और मीठे कौन हो गए हैं, अमरूद। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है, गंगा की। नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए हैं, कैसे, सांपों जैसे। नदी तट की रेत पर किसकी खेती की जाती है बेटा, तरबूज, खरबूज, ठीक है, इनकी की जाती है। तो नेक्स्ट कहता है सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है। तो बेटा सर्दी की जो ऋतु होती है वो समाप्ति की ओर होती है बसंत ऋतु में। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है। तो बेटा पन्ना, मरकत। उसके बाद है बसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है। तो बेटा कोयल, क्यों, क्योंकि कोयल कूकने लगती है। गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है। तो बेटा नीलम रतन की भांति। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे करके हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको परीक्षा में हेल्प मिल सके। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।